गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे अपना। आपका जो एग्ज़ाम्स हुए थे उससे पहले उसको ही हम रिज्यूम कर रहे हैं इससे, ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम पढ़ रहे थे मेजर लैंडफॉर्म्स, मुख्य स्थल आकृतियाँ कैसे बनती हैं और जो रिवर है वो किस तरह से अपना पूरा जो कोर्स है, इसका जो मार्ग है उसमें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो रिवर का देखेंगे आज हम। River functions as agents of gradation in three ways. They erode rocks, transport eroded material, they deposit the eroded material further along their course. जो रिवर्स हैं वो तीन तरह से श्रेणीकरण का कार्य करते हैं। जैसे पहला, वो चट्टानों का कटाव करते हैं। जो इरोडेड, जो कटा हुआ मटेरियल होता है उसको अपने साथ लेकर जाती हैं, और जो इरोडेड मटेरियल है उसको किसी अपने मार्ग में आगे लेकर उसका जमाव कर देते हैं। स्टेजेस दिखा रखी हैं, ये अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है और ये लास्ट में लोअर कोर्स है। ठीक है, अपर कोर्स जो इसका जो ऊपरी मार्ग है, इसमें जो रिवर है साधारण रूप से एक स्ट्रीम या एक नाले की तरह शुरू होती है। ये कहाँ से, फास्ट डाउन, बहुत तेज़ गति से खड़ी ढलानों से बहती है। यहाँ पर रिवर का जो मुख्य एक्टिविटी है वो है इरोजन, मतलब कटाव का कार्य करती है। द रिवर यूजुअली फॉर्म्स नैरो जॉर्जेस और वी शेप्स वैलीज। यहाँ पर जो नदी है वो संकरी घाटियाँ या फिर वी शेप वैलीज बनाती है, क्योंकि लगातार जब पहाड़ों के अंदर से बहती रहती हैं नदियाँ तो क्या करती हैं, कटाव करती हैं, और लगातार जब कटाव होता रहता है तो वी शेप्ड वैलीज बनती है। मिडिल कोर्स में देखिए जो रिवर है यहाँ पर इट इज़ जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज, इसको बहुत सारी सहायक नदियाँ इसको जॉइन कर लेती हैं और इट बिकम्स लार्जर। इरोजनल एंड डिपॉजिटल एक्टिविटीज़, इरोजन मतलब कटाव और जमाव के जो कार्य हैं, आर बैलेंस्ड इन दिस स्टेज, इस स्टेज पर ये संतुलित हो जाते हैं। द रिवर मेनली ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इरोडेड मटेरियल्स, और जो नदी है वो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट करती, ले जाती है, क्या, कटाव किए हुए जो भी मटेरियल है उनको अपने साथ आगे बहाव कर ले जाती है। लोअर कोर्स, निचला कोर्स, यहाँ पर जो रिवर है फ्लोज वेरी स्लोली। ठीक है, इट मेंडर्स, इसमें मोड़ आते हैं, इसमें घुमाव के साथ बहती है। जो फ्लैट प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर सी के नज़दीक, जहाँ पर ये सी में मिल जाती है, ये बहुत सारे मोड़ इसमें आ जाते हैं। जो रिवर है ये बहुत सारा जो इरोडेड मटेरियल है उसका जमाव कर देती है इस स्टेज पर, क्योंकि ये अब इसकी जो गति है वो कम हो जाती है। नाउ इट इज़ स्लोली मूविंग, ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रही होती है और इसमें इतनी एनर्जी नहीं है, एंड डजेंट हैव एनी एनर्जी टू कैरी ग्रेट लोड्स, और इतना ज़्यादा लोड उठाने का सामर्थ्य इसमें नहीं होता है। दिस फाइनली ग्रेन डिपॉजिट्स इज कॉल्ड एलुवियम, ये जो बहुत ही बारीक दाने होते हैं इनको एलुवियम या जलोढ़ कहा जाता है। एलुवियम इज डिपॉजिटेड अलोंग द बेड एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। जो एलुवियम है, जो जलोढ़ हैं, वो नदी के तले में या फिर नदी के किनारों के साथ साथ जमा हो जाते हैं। फीचर्स कोज बाय रिवर इरोजन, रिवर के इरोजन मतलब कटाव के कारण क्या क्या विशेषताएं बनती हैं। द रिवर रनिंग वाटर इन रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, जो नदियों का बहता हुआ पानी है वो जो स्थल आकृतियाँ हैं उनका कटाव करता है। वाटरफॉल, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब नदी खड़े झुकाव से सीधा ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या करती है, ऑन वेरी हार्ड रॉक्स, बहुत ही सख्त चट्टानों पे या फिर एक खड़ी संकरी घाटी में, तो ये एक वाटरफॉल या झरना बनाती है। डू यू नो में देखो, साल्टो एंजल फॉल्स इन साउथ अमेरिका, अमेरिका सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नियाग्रा वाटरफॉल नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है वर्ल्ड का, और इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है कर्नाटका का जोग फॉल्स। वैलीज, घाटियाँ, अब देखो डिफरेंट शेप्स देती हैं। वैलीज ऑफ डिफरेंट शेप्स आर फॉर्म्ड बाय इरोसिव फंक्शन एक्शन ऑफ द रिवर इन इट्स अपर और मिडिल कोर्स। देखो अलग अलग आकृति की जो घाटियाँ हैं ये नदी अपने ऊपरी और मध्य मार्ग में बनाती है। ठीक है, सबसे पहले है हमारी आई शेप्ड वैली और कैनियंस, जिनको हम घाटी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म व्हेन रिवर कट्स आउट अ नैरो वैली विद स्टीप वॉल्स। ये कब बनती है, जब नदी सीधी
खड़ी संकरी घाटियाँ बनाती है, जिनकी कैसी होती है, स्टीप वॉल, सीधी खड़ी दीवारें होती हैं, ठीक है। वी शेप्ड वैली ये कब बनती है, आई शेप्ड वैलीज ही वी शेप्ड वैली बन जाती हैं व्हेन रिवर इज स्टिल यंग एंड फ्लोइंग रैपिड, जब नदी है यंग होती है, मतलब इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और इसका प्रवाह भी तेज़ होता है, तेज़ गति से बहती है। इरोजन इज़ प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल, जो कटाव है वो मुख्य रूप से वर्टिकल मतलब खड़ा कटाव होता है, ठीक है। हालांकि देयर इज़ ऑल्सो सर्टेन अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल इरोजन, थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का, जब हम ये खड़ा कटाव करेगी तो वर्टिकल, और जब ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में कटाव करेगी तो उसको हम हॉरिजॉन्टल इरोजन कहेंगे। और इस तरह ये वी शेप्ड वैली बनाती है। यू शेप्ड वैली, अगला क्या है, कोर्स, जब मिडिल कोर्स में नदी बहती है तो ये चौड़ी हो जाती है, ठीक है, ये वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और फिर ये हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से जो फ्लोर है वैली का जो तला है उसका कटाव करती है, तो उसको हम कहेंगे फिर यू शेप वैलीज। नेक्स्ट हमारे फीचर्स कॉज बाय डिपोजिशन। अभी तक हम कटाव के कारण घाटियाँ बन रही थी या वाटरफॉल बन रहे थे, अभी बन रहा है डिपोजिशन या जमाव के कारण बन रहा है मिंडर्स। देखो, एज द रिवर एंटर्स प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मिंडर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर्स। द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। द मिंडर लूप्स cut off from the river and form the cut off lake also called oxbow lake। अब देखो, मिंडर्स होते हैं जब मोड़ होते हैं, दीज आर नॉन एज मिंडर्स। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो ये मुड़ती है, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो बहुत सारे बैंड्स मोड़ इसमें क्रिएट होते हैं और इन्हीं मोड़ों को हम मिंडर कहते हैं, ठीक है। लगातार इरोजन, लगातार कटाव और जमाव की प्रक्रिया से जो मिंडर्स के जो किनारे हैं वो दूर हट जाते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी जब नदी यहाँ से ना बहकर सीधी यहीं से बहने लग जाएगी, और ये जो लेक बनेगी इसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लड प्लेन्स। एट द टाइम्स रिवर overflow its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. At its floods, it deposits large layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. देखो, जब रिवर फ्लो करती है, मतलब अपने किनारों से ज़्यादा ऊपर से बहती है, इसका पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो जो ये क्या करती है, ये बहुत सारी जो अच्छी मिट्टी अपने साथ लाती है, इसको क्या करती है, अपने किनारों के साथ साथ दूर तक जमाव कर देती है, और इस तरह से एक बहुत ही समतल और उपजाऊ मैदानी इलाके का निर्माण होता है। और इसके जो ऊंचे उठे हुए किनारे, इनको लेवीज या फिर तटबंध के नाम से कहा जाता है, ठीक है। लास्ट है हमारा डेल्टा। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो so that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths form a delta. अब देखो, जैसे नदी एक सी के पास पहुंचती है तो क्या हो जाती है, तो इसकी स्पीड है वो कम हो जाती है, और जो पानी है, जो नदी है, वो छोटी छोटी स्ट्रीम, धाराओं में, नालों में टूट जाती, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब एक नदी के में से, ये तो मेन रिवर थी, अभी बहुत सारे नालों में बट गई है और छोटी छोटी नदियों में बट गई, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। जो नदी है वो बहुत स्लो हो जाती है और ये डिपॉजिट्स को यहीं पर छोड़ने लग जाती है। हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अलग माउथ मतलब मुहाना, जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है, समुद्र है, हर नदी अपना अलग माउथ बनाती है, और जो सेडिमेंट्स हैं वो माउथ पर एक डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में एक मिट्टी है, जो इसके साथ जो इरोडेड मटेरियल है वो ट्रायंगुलर शेप में जमा हो जाता है, और इन्हीं को हम डेल्टा कहते हैं। तो बेटा यहीं तक हम पढ़ेंगे। डाउट्स को आप डाउट सेशन में या फिर लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।